सभी को अपने अपने कमरे में जाने में रात के 2:30 बज चुके थे और हर कोई तो जाकर सो गया। रितु भी काफ़ी थक चुकी थी और सोना भी चाहती थी, मगर समीर के बेल्ट द्वारा दिए गए जख्म उसे टीस रहे थे। वह जैसे ही बिस्तर पर करवट बदलने लगती, उसके जख्मों में दर्द होने लगता है और वह उठकर बेचैनी से टहलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वह क्या करे। तभी उसके कमरे को किसी ने खटखटाया। इतनी रात को कौन हो सकता है, रितु ने अपने मन में सोचा। तभी दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया गया और अनन्या की आवाज़ आई, रितु सो गई क्या? दरवाज़ा खोलो। रितु ने आवाज़ पहचान कर तुरंत दरवाज़ा खोला। मैम, आप इस वक्त यहाँ? सबसे पहले तो मुझे मैम कहना ज़रूरी नहीं है। ये सब सर होंगे तुम्हारे ऑफिस में, पर इस वक्त मैं घर में हूँ, तो तुम मुझे अनन्या ही कहो। नहीं मैम, आप मुझसे बड़ी हैं। हाँ तो दीदी बुला लो, भाभी बुला लो। अनन्या बोली तो रितु मुस्कुरा दी। ओके भाभी। गुड। अभी तक तुम सोई नहीं? अनन्या बिस्तर को देखते हुए बोली तो रितु बोली, नहीं मैं बस सोने ही जा रही थी। कुछ काम था भाभी आपको? आखिर जब अनन्या कुछ नहीं बोली तो रितु ने ही कहा, देखो मैं भी यहाँ आकर मेन बात तो भूल ही गई। वह मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। कहकर अनन्या ने रितु को एक बिल्कुल ढीली ढाली और आरामदायक नाइटी दी। तुम इन कपड़ों में कैसे सो पाओगी, इसलिए ये लो। थैंक यू भाभी, सच में मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आ रही थी। ओके, जाओ और चेंज करके आओ। थोड़ी देर में रितु चेंज करके आई तो अनन्या रितु के शरीर पर बेल्ट के निशान साफ देख पा रही थी, क्योंकि वह एक स्लीवलेस नाइटी थी। जहां रितु के जख्मों को देखने के बाद अनन्या के मन में रितु के लिए करुणा और समीर के लिए नफरत से उसका मन भर गया। वहीं अपने जख्मों को दिखने के कारण रितु थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, मगर फिर अनन्या खुद ही उसके पास गई और बोली, आओ मैं इन पर ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। नहीं मैम, मतलब भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। रितु ने कहना चाहा तो अनन्या ने उसे झिड़क दिया और खुद ही उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। और अनन्या की ये केयर देखकर रितु की आंखों में आंसू आ गए। आज रोहित को भी रितु की जिंदगी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हर वक्त हंसते मुस्कुराते हुए और लड़ते रहने वाली लड़की के जीवन में इतना दुख होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह तो जब प्लेन में पहली बार मिली थी, हाँ उसने बताया था कुछ मदद की ज़रूरत थी उसे, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, मगर बात इतनी गहरी निकलेगी ये वह सोच भी नहीं सकता था। अगर आज उन्हें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो ऋतु एक बार फिर से उसी दलदल के अंदर फंस जाती जहां से उसने अपनी जान पर खेलकर खुद को बचाया था। यह सब सोचते हुए रोहित के मन में ऋतु के लिए अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। वह उसके लिए प्राउड भी फील करता था और उसे उस पर तरस भी आता था। कितनी बहादुर लड़की है जो अकेले सब कुछ झेल गई, और कैसे उसके भाई भाभी हैं जिन्होंने चंद रुपयों के लिए उसे बेच दिया। रोहित को जब उसके भाई भाभी की याद आई तो साथ ही उसे समीर बत्रा की याद भी आई। उन सबको याद कर वो गुस्से से खौल उठा और तभी उसे याद आया कि रितु के शरीर पर बेल्ट के निशान हैं। वह तुरंत अपने फर्स्ट एंड बॉक्स से एक अपॉइंटमेंट निकाला और रितु के कमरे की तरफ चला गया। अभी वह उसके दरवाजे के पास पहुंचा ही था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी जो कि अनन्या की थी। क्या हुआ रितु, रो क्यों रही हो? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? अनन्या अपने हाथों को रोकते हुए बोली तो रितु सिसक पड़ी और बोली, नहीं भाभी, आपके हाथों से दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि आपका हाथ लगते ही सारा दर्द गायब हो गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भगवान ने भी मेरी किस्मत कैसी बनाई है। जहाँ अपनों ने मुझे हमेशा छला, वहीं जो भी मुझे गैर मिले उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया। आपके हाथों में जो प्यार है वह तो मुझे अपनी भाभी से कभी नहीं मिला। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूं या बदकिस्मत। एक मेरी सगी भाभी थी जिनके लिए मैं हमेशा एक बोझ की तरह थी, जिन्होंने मुझे उस समीर बत्रा के हाथों भेज दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। जो शख्स मुझे खरीद कर ले जा रहा है, क्या वह कभी मुझे सम्मान देगा? और एक तरफ आप और यहाँ के लोग हैं, आदित्य भाई, जो मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देते कि मैं कोई गैर हूँ। तुम गैर नहीं हो रितु हमारे लिए, हमारा हर स्टाफ हमारे परिवार की तरह ही है। तभी कहते हुए अनन्या ने उसके जख्मों पर दवा लगा दी और ना चाहते हुए भी ऋतु के मुंह से आह निकल गई। अनन्या के हाथ रुक गए और बाहर रोहित की सांसें। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा। सुबह डॉक्टर आएगी, पूरा चेकअप करवा लेना। फिलहाल ये अॉइंटमेंट लगा दे रही हूँ और फिर ये पेन किलर खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू भाभी, रितु बोली। बार बार थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है रितु, चाहो तो इन सबके बदले में
एक सवाल का जवाब दे सकती हो तुम इस थैंक यू के बदले में? कैसा सवाल? ऋतु असमंजस से बोली। तो अनन्या उसके और पास आकर बिल्कुल उसकी आंखों में देखते हुए राजदार आवाज में बोली, मेरे देवर जी से इतना लड़ती क्यों हो? मैं नहीं लड़ती भाभी, ऋतु तुरंत बोली। तो बाहर खड़ा रोहित का भी मन हुआ कि वह तुरंत अंदर जाए और उस पर चीखे कि फिर कौन लड़ता है। ऋतु के जवाब पर अनन्या हंसने लगी। इसका मतलब है कि मेरे देवर जी तुमसे लड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, वही लड़ते हैं मुझसे। झूठी, मैं भी बताता हूँ कि कौन लड़ता है तुमसे। बाहर खड़ा रोहित तुरंत अंदर आने के लिए तैयार हो गया। वह अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अनन्या की बातें सुनकर उसके कदम ठिठक गए। सिर्फ तुमसे या हर किसी से? मतलब? नहीं, अगर मेरे देवर लड़ाकू होते हैं तो सिर्फ तुमसे थोड़ी लड़ते। तो फिर आपस में हर किसी से झगड़ा करते रहते ना। अब तो ऋतु सच में सोच में पड़ गई। सोचो सोचो, अच्छे से सोचो, क्योंकि मैं अपने देवर को अच्छी तरह से जानती हूँ। वह हर किसी से लड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर तुमसे हमेशा लड़ते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऋतु ने बिल्कुल भोलेपन से पूछा। तो अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं और अनंत भी शादी से पहले बिल्कुल ऐसे ही लड़ा करते थे, हमेशा। फिर? ऋतु आगे जाने के लिए मासूमियत से पूछी। तो अनन्या उसे देखकर हंसी और बोली, तुम तो बड़ी बुद्धू हो। पता नहीं तुम समीर बत्रा के चंगुल से कैसे बच गई। अब उस बात का इस बात से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, आराम से सो जाओ अब, क्योंकि सुबह तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है और रात भी काफी हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। ऋतु अभी भी कुछ समझ नहीं पाई थी, मगर रोहित उनकी बातों का अर्थ अच्छी तरह से समझ गया और मन ही मन बड़बड़ाया, आप गलत समझ रही हैं भाभी। प्यार करूंगा वो भी मैं इस लड़की से? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर वक्त तो मुझसे लड़ती रहती है और अपनी गलती भी नहीं मानती है। अगर इससे शादी हो गई तो मेरा तो जीवन ही नरक बन जाएगा। इतना कहकर वो वहां से फौरन चला गया, क्योंकि वह अनन्या के सामने पड़कर उनकी गलतफहमी को एक और मौका नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। रोहित अनन्या के सामने पड़ने से तो बच गया, मगर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, वहां आनंद को बैठे देखा तो वह हड़बड़ा गया। भैया आप इस वक्त? हाँ मैं इस वक्त, आनंद गंभीर होकर बोला। मैं तो तेरे रूम में था, मगर तुम कहाँ थे? वह भी इस वक्त? मैं वो, भैया मैं। रोहित को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी अनंत की नजर उसके हाथों में थमे ऑइंटमेंट पर पड़ गई। ऋतु के पास गए थे, उसके हाथों को देखते हुए बोला। तो रोहित अनंत की नजरों को देखा और फिर हड़बड़ाकर ऑइंटमेंट को अपने पीछे छुपाते बोला, नहीं तो, मैं ऋतु के पास नहीं गया, वहां तो भाभी थी। अगले ही पल रोहित ने अपनी जुबान काट ली। वह यह नहीं कहना चाहता था कि वह ऋतु के पास गया था, मगर अनन्या के वहां होने की बात सुनाकर वह अपना गुनाह कबूल कर चुका था। अनंत खुलकर हंस देता है। नहीं भैया, मैं सच में नहीं गया था उसके पास। अनंत उसके पास आया और उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, चलो टेरिस पर चलकर बैठते हैं। रोहित ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अनंत के साथ चल दिया। कुछ ही देर में वह दोनों टेरिस की रेलिंग को पकड़े हुए खड़े थे। ऋतु के जख्मों को देखकर दुख हो रहा है तुम्हें? दुख तो भैया आपको भी हो रहा है, तभी तो आपने भाभी को भेजा दवा लगाने के लिए। हाँ, आनंद बोला, मगर एक बात गौर नहीं किया तुमने कि ऋतु के जख्मों को देखकर मैंने अनन्या को भेजा वहां दवा लगाने के लिए, खुद दवा लेकर नहीं पहुंच गया। आनंद ने कहा तो रोहित मूर्खों की तरह कभी अनंत को तो कभी अपने हाथों में पकड़े हुए दवा को देख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जैसा आप या भाभी समझ रहे हैं। रोहित अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता था। क्या समझ रहे हैं हम? अभी मैं जब दरवाजे के बाहर खड़ा था तो भाभी को ऋतु से घुमा फिराकर पूछते हुए सुना, उन्हें लगता है कि मैं ऋतु से प्यार करता हूँ। तो तुम नहीं करते हो? नो नेवर भैया, उस जैसी लड़की से कोई प्यार कैसे कर सकता है? एक तो सारा दिन मुझसे लड़ती रहती है और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती है, बल्कि कुछ कहूँ तो उल्टा जवाब देती है। मैं उसका बॉस हूँ, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। रोहित आज अनंत से बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। एक बार को तो अनंत उसकी छोटी छोटी शिकायतों पर हंस दिया, मगर फिर गंभीर होकर बोला, इसका मतलब है कि ऋतु तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? मैंने ऐसा कब कहा भैया कि वह मुझे अच्छी नहीं लगती है? वह अच्छी है, मगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो। हाँ, तो फिर क्यों जब समीर बत्रा उसे अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा था तो तुम इतने बेचैन हो गए थे? भैया, वहां पर मैं भी था और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ऋतु से सहानुभूति थी, मगर कुछ गड़बड़ है समीर बत्रा के साथ। इसका एहसास सिर्फ तुम्हें क्यों हुआ? इसलिए कि तुम ऋतु के साथ दिल से जुड़ चुके हो।
जिस बात को किसी ने भी महसूस नहीं किया। रितु समीर बत्रा के साथ जाना नहीं चाहती है, उसे तुमने सहज ही महसूस कर लिया। रोहित इस समय बस एकटक आनंद की तरफ देखे जा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज तुम जाओ और रितु को प्रपोज कर दो, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनने में बहुत वक्त लगा दिया था, और नतीजा तुम देख रहे हो। गलत फहमियों की और मुसीबतों की हम दोनों के बीच में कितनी लंबी दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसे गिराने में कई वर्ष गुजर गए। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि वक्त तुम्हारा भी इम्तिहान ले, इसलिए अपनी मोहब्बत को पहचानो और उसकी कदर करो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास हो, तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर चली जाए और फिर तुम्हारे हिस्से में भी मेरी तरह बरसों का इंतजार हो। बहुत मुश्किल समय होता है ये इंतजार की घड़ियां काटना। अनंत जैसे इस पल में यहाँ ना होकर कहीं और पहुंच चुका हो। एक एक पल सदियों की तरह गुजरती है। भैया मैं, रोहित ने कहना चाहा तो अनंत बोला, मैं आज के आज तुम्हें कोई निर्णय लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम खुद से पूछो कि रितु की क्या अहमियत है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी जगह पर मायने रखती है। रितु के पास रहकर तुम्हें कैसा फील होता है और उससे दूर जाकर तुम्हें कैसा फील हो जाता है। अगर तुम उससे दूर रहकर खुश हो तो तुम्हें उससे कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल उसकी करीबी चाहता है तो क्यों चाहता है, इस बारे में सोचना तुम्हारा काम है। ऑफिस में और भी तो लड़कियां हैं, क्या तुमने कभी किसी लड़की की इतनी फिक्र की है। अनंत के इस सवाल पर रोहित एक बार फिर खामोश रह गया। रोहित, हर किसी की जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा खास जरूर होता है जिसके लिए उसका दिल धड़कना चाहता है, जिसके लिए कुछ करने की ख्वाहिश होती है, और इसके न रहने पर जिंदगी बिल्कुल सूना सा लगने लगता है। यह तुम्हें खुद पहचानना होगा कि क्या वह खास शख्स रितु है या नहीं, और अगर वह शख्स रितु ही है तो उससे इजहार करो अपनी मोहब्बत का। उसे तुम बतलाओ कि वह तुम्हारे लिए कितनी खास है, इससे पहले कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई और खास बन जाए, या फिर तुम्हारी जगह लेने के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ या दुख मिले, इसलिए समय रहते तुम्हें सचेत कर दिया। आगे तो मेरा भाई खुद समझदार है, मैं आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा भैया, रोहित धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। तो अनंत उसका कंधा थपथपा दिया और उठते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। भाई आप जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, रोहित ने कहा। तो अनंत ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अनंत के जाने के बाद रोहित अनंत की बातों पर गौर करने लगा, और तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए ऑइंटमेंट पर गई। क्या सचमुच में वह रितु को पसंद करने लगा है। अगर उसे रितु के जख्मों की सिर्फ फिक्र होती तो वह भी तो अनंत की तरह किसी से कह सकता था कि जाकर उसे दवा लगा दे, लेकिन वह खुद लेकर गया। तो क्या करता मैं, रात आधी से ज़्यादा हो चुकी थी, ऐसे में मैं भला किसे कहता। मेरी तो कोई बीवी भी नहीं है जिससे मैं आदेश दे देता। रोहित खुद पर भी जल्ला उठा। ये अनंत भैया भी ना मेरी जिंदगी को और उलझा कर चले गए हैं। मैं भला उस लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ जिसे देखते ही मुझे चिढ़ मचती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर रोहित भी अपने कमरे में चला गया। शिमला शिमला की हसीन वादियों में इस समय आरब और ऋषिका के दिन हसीन और रात रंगीन गुजर रहे थे। हर रोज बस प्यार की बातें और एक दूसरे की बाहों में वक्त गुजरता था। आरब ऋषिका को आए हुए यहाँ 4 दिन गुजर चुके थे। चौथे दिन की रात भी दोनों की एक दूसरे की बाहों में गुजरी। 5वें दिन की सुबह आरब ने जब नींद में ही इशिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है तो उसके बदन पर कपड़े देखकर चौंक जाता है, मगर फिर आरब के हाथ उसके कपड़ों के ऊपर ही फिसलने लगते हैं, जिसे इशिका ने हटा दिया। क्या हुआ, मूड खराब है, आरब फिर से उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला था। आरब प्लीज छोड़िए मुझे, मूड नहीं है मेरा, कहकर उसके और करीब खिसकता आरब उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए उसे किस करता है। उसकी इस हरकत पर इशिका को कुछ चिढ़ सी मच गई। वह तुरंत आरब को अपने से दूर करते हुए बोली, प्लीज आरब, रात तक तो तुम अच्छी थी, अब क्या हुआ। कुछ नहीं, इशिका ने जवाब दिया। तो फिर इतनी जल्दी हनीमून का खुमार कैसे उतर गया तुम्हारे सर से। आरब अभी भी इशिका के चेहरे पर नजर टिकाए उसके गालों पर उंगलियां फिराता हुआ रोमानियत से बोला। इशिका अभी भी कुछ नहीं बोली तो आरब एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुकने लगा और उसके लबों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर किस करने लगा। इशिका को इस समय यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर बाद जब आरब उससे अलग हुआ तो अब उसके हाथ उसके कपड़ों को हटाने में जुट गए, पर इशिका अरब का हाथ पकड़ते हुए बोली,
आरब प्लीज, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। इतना सुनना था कि आरब के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। कब? आज ही सुबह। इशिका अपनी नज़र झुकाकर बोली। तो आरब बोला, कितने दिन लगेंगे? उसके इस सवाल पर इशिका ने अपनी नज़र उठाई और बोली, 5 दिन। और इतना सुना था कि आरब झटके से अलग हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा रहा था। इशिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आरब क्या हो गया? मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो गया? कितनी मुश्किल से 15 दिन का वक्त निकाला था हमने, और उसमें भी तुम्हारे पीरियड्स। 5 दिन ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। आरब के इस तरह कहने पर इशिका उसे अजीब तरह से देखती रही। उसे समझ में नहीं आया कि वह आरब की बातों का क्या जवाब दे। आरब यहाँ आकर जितना खुश था, इशिका को भी थोड़ा अंदाजा तो था ही कि पीरियड्स की बातें सुनकर वह दुखी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इशिका ने खुद को संभाला और बोली, आरब समझो बात को। पीरियड्स आना एक नॉर्मल बात है, हर लड़की को होते हैं। मुझे भी हुई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आरब ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपनी टी शर्ट को पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। आरब का यह व्यवहार इशिका को बहुत चुभा था। एक तो सुबह से ही उसके पीरियड्स आने की वजह से पेट में दर्द था। यह हर बार का होता था। जब भी उसके पीरियड्स आते थे उसे बेनता दर्द से गुजरना पड़ता था। ऊपर से अरब की नाराजगी। इस समय पीरियड्स आने की वजह से इशिका को भी बुरा लग रहा था कि उनके इतने प्यारे मोमेंट्स के बीच में यह पीरियड्स विलेन की तरह आ गया। मगर इस पर उसका जोर तो नहीं था, और ये सब सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। आरब उठकर बाहर बालकनी में आया। उसे सचमुच में इशिका के पीरियड्स आने पर बहुत गुस्सा आया था। वह इस समय अपने हनीमून के लिए आया था, और उसमें किसी की भी दखलंदाजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर चाहे वह उसके पीरियड से क्यों ना हो। मगर फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। तब ये बात समझ में आई कि इसमें उसकी कोई मर्जी नहीं चल सकती। ये सब नेचुरल है। और इतना सब कुछ समझ जाने के बाद भी मूड तो उसका फिर भी उखड़ा हुआ था। इसलिए उसने फ्रेश होने का सोचा और फिर अंदर आया। मगर अंदर आते ही उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि इसी का अपने पेट को पकड़कर दोहरी हुई पड़ी थी। उसे इस तरह देखकर आरव अपना सारा गुस्सा भूल गया और तुरंत इशिका के पास गया। इशिका, क्या हुआ? क्या हुआ? उसने सुन रखा था कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। और जब उसने इशिका के चेहरे को देखा तो दर्द और आंसुओं से सना चेहरा उसके दिल को चीर गया। वह तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में छुपा लिया। आई एम सॉरी, प्लीज सॉरी। मुझे समझना चाहिए था कि इस वक्त तुम किस दर्द से गुजर रही हो, और उसके ऊपर भी मैंने तुम पर गुस्सा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। और ना जाने आरब की बातों में क्या था कि इशिका उसे पकड़कर रो पड़ी। आई एम सॉरी आरब, मैंने आपके इतने प्यारे मोमेंट को खराब कर दिया। कुछ मत बोलो, तुम्हारे हाथ में नहीं था ये सब। तुमने जानबूझकर तो नहीं किया कुछ भी। थोड़ी देर बाद जब इशिका की हिचकी रुकी तो आरब बोला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दूं? नहीं, ये तो हर बार का है। नहाने के बाद गर्म पानी की सेक ले लूंगी तो आराम मिलेगा। फिर इशिका अरब से अलग होते हुए बोली, मुझे बाथरूम जाना है। अरब ने उसे छोड़ दिया, मगर जैसे ही इशिका उठने को हुई उसकी चाल में हल्की लड़खड़ाहट आ गई, और यह देखकर अरब ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इशिका एकटक अरब के चेहरे को प्यार से देखने लगी, और उसे इस तरह से देखते देखकर अरब ने अपनी भौहें उचकाई तो इशिका ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए, और फिर वह खुद को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके गालों पर चूम ली। इशिका की हरकत पर आरब के होठों पर मुस्कान आ गई। आज फिर तुम पर प्यार आया, बेहद और बेशुमार आया। आरब ने उसे बाथरूम में उतारा और वह भी उसके गालों को चूमते हुए बोला, कोई भी जरूरत हो मैं यहीं हूँ, आवाज देना। इशिका एक बार फिर आरब को एकटक देखने लगी तो आरब भी सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगा और वहीं बैठ गया। कुछ हेल्प चाहिए क्या? आरब उसकी आंखों में एकटक देखते हुए प्यार से पूछा, तो इशिका उसकी आंखों की शरारत समझकर मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी ओर फेर ली। उसकी इस हरकत पर आरब भी मुस्कुरा दिया और फिर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अभी जो थोड़ी देर पहले उसे इशिका पर गुस्सा आ रहा था, अब कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगा था। आज फिर तुम पर प्यार आया, बेहद और बेशुमार आया। थोड़ी देर बाद इशिका बाथरूम से बाहर निकली और उस समय अरब कमरे में नहीं था। इशिका ने वार्डरोब से कपड़े निकाले और एक ढीली ढाली सी टी शर्ट और जीन्स पहन लिया। थोड़ी देर में अरब जब कमरे में आया तो इशिका आंखें बंद किए हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर इशिका ने अपनी आंखें खोली तो सामने अरब हाथों में हॉट वाटर बैग लिए खड़ा था। अरब आगे बढ़ा और इशिका के पास बैठकर उसके पेट पर हाथ रखने लगा तो इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया।
क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है ना? मैं सिकाई कर देता हूँ। कहते हुए उसने टी शर्ट को ऊपर करना चाहा कि इशिका ने फिर उसे रोक दिया। मैं कर लूँगी, मुझे अकेले करने की आदत है। मगर उसकी आवाज़ में एक दर्द भी था, अकेलेपन का। और आरब उसकी आवाज़ से ही समझ गया था उसका दुख। कई बार तो वह कह चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख अकेलापन ही रहा है। इसलिए इस बार इशिका ने जब कहा तो आरब उसके होठों पर उंगली रखता हुआ बोला, अब तक अकेले भले ही सब कर लिया हो, लेकिन अब मैं हूँ, हर जगह, हर दुख में, हर खुशी में, हर परेशानी में। और इतना कहकर उसने एक पल में ही इशिका की टी शर्ट को ऊपर उठा दिया। ऐसा करना इशिका को शर्म से भर दिया और उसने आंखें बंद कर लीं। उसके इस तरह शर्माने पर आरब मुस्कुरा दिया और फिर उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से बोला, ऐसा कुछ है क्या जो मैंने पहले नहीं देखा है? और आरब की इस बात ने इशिका को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया और आरब उसकी इस हरकत पर खुलकर हंस देता है। इशिका भी मुंह ढके हुए ही हंस देती है। उसके बाद आरब आराम से इशिका के पेट पर उस बैग से सिकाई करने लगता है। धीरे धीरे इशिका को आराम होने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले शर्म से मुंह छुपाती हुई इशिका एक बार फिर आरब को एकटक देख रही थी। इस तरह से आरब का उसकी केयर करना उसकी आंखों में हल्की नमी ले आया। क्या हुआ? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आरब घबराकर पूछा। उसे लग रहा था कि इशिका दर्द से रोने लगी थी। उसे इस तरह घबराते देख इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, बल्कि बरसों की दर्द में राहत मिल रही है। उसके ऐसा कहने पर आरब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो इशिका उठकर बैठ गई और फिर आरब की गोद में अपना सर रखते हुए बोली, तुम्हें पता है आरब, जब मैं हॉस्टल में रहती थी और मुझे पीरियड आते थे तो मेरी क्लासमेट की लड़कियां मेरी मदद करती थीं। मगर जब वह बताती थीं कि इन सब के दौरान उनकी मम्मी उनका कितना ख्याल रखती हैं और क्या क्या करती हैं उसके लिए, तो बस वह बात मुझे छुप जाया करती थी और मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती हैं। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। लेकिन फिर याद आ जाता था कि बेटी तो हूँ मगर सौतेली बेटी हूँ। फिर धीरे धीरे सारी शिकायतें खुद ख़त्म होती चली गईं और मैंने अपने आप को समझा लिया कि मैं इस दुनिया में बस खुद के लिए खुद ही हूँ। मगर आज तुम्हारा इस तरह से ख्याल रखना एक नई उम्मीद का बढ़ावा दे रहा है। प्लीज़ इस उम्मीद को अब तोड़ना मत आरब। मैं अब तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। बल्कि अब मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मर जाऊंगी तुम्हारे बिना आरब। इतना कहकर उसने और भी जोर से आरब को पकड़ लिया। आरब इशिका की बातों को सुनकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, जो नहीं है उसके लिए रोना छोड़कर जो पास है उसके लिए मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि अब अगर तुम चाहोगी भी तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इशिका ने नज़र उठाकर आरब की तरफ देखा तो आरब मुस्कुराते हुए उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। इशिका की नज़र खुद नीचे झुक गई क्योंकि वह आरब की नज़रों का ताव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मगर आरब उसकी चिन को ऊपर उठाकर उसके लबों पर झुक गया और उसके बाद इशिका भी आज सारे शर्म लिहाज छोड़कर उसका भरपूर साथ देने लगी। आरब और इशिका इस वक्त एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि किसी भी तीसरी चीज का कोई ख्याल ही नहीं था उन्हें। बिखरे तुझी में है और सिमटे तुझी में है, तू ही मेरा सब ले गया, न फिक्र न शर्म न लिहाज, एक बार आया है। कुछ देर बाद आरब उसके चेहरे से अलग हुआ मगर एकटक अभी तक वह इशिका को ही देख रहा था और दोनों की आंखों में अभी भी प्यास बाकी थी। देखते ही देखते आरब एक बार फिर इशिका के लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। आरब के प्यार और उसकी केयर से इशिका के ये दर्द भरे दिन भी बेहद आराम से गुजर गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब वह पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द से नहीं गुजरी थी, लेकिन उसके लिए दर्द भरे दिन भी आरब की केयर और उसकी प्यार की वजह से एक खूबसूरत याद बनकर रह गए थे। और आज 5 दिन गुजर चुके थे तो यह सोचकर इशिका मुस्कुराते हुए आज की रात फिर से आरब के लिए तैयार हो रही थी। अभी अभी वह बाथरूम से निकल कर आई थी और उसके गीले बाल उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा बिखेर रहे थे। आने वाले पलों के बारे में सोच सोचकर इशिका का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। तभी बाथरूम के अंदर से आरब भी निकल आया। इस समय वो सिर्फ टॉवल में था जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां और कसरती बदन साफ दिख रहा था। न चाहते हुए भी इशिका की नजरें उस पर एक पल के लिए टिक गईं। उसे इस तरह से एकटक देखते देखकर आरब ने अपनी भौहें उचकाईं तो इसका मुस्कुराते हुए अपना मुंह फेर ली। इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, देख सकती हो मुझे, तुम्हारा ही पति हूँ, मैं भी रजिस्टर्ड। आरब ने जब यह कहा तो इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहीं
जब आरब ने आज इशिका को साड़ी में इतनी तल्लीनता से तैयार होते हुए देखा तो बोल उठा, ये सब किस लिए? और बदले में इशिका सिर्फ मुस्कुरा दी। आरब के कुछ भी समझ में नहीं आया। वह उसके पीछे से दोनों कंधे पकड़कर उसके बालों को हटाते हुए उसकी गर्दन को चूम लिया। आज कुछ खास है क्या? बुद्धू। इशिका खुद को छुड़ाई और बेड की तरफ चली गई। इशिका की हरकतें आरब को समझा गईं। वह तुरंत उसके पास गया और उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, मतलब आज की रात हम। और इशिका उसके सीने में छुप गई तो आरब ने उसे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। आई लव यू। आई लव यू टू। इशिका के जार के बाद तो जैसे आरब में अब सब्र ही नहीं था। वह इशिका को और जोर से अपनी बाहों में कसते हुए उसे जगह जगह से चूमने लगा। आरब की सांसें तेज चढ़ने लगीं और उसने एक झटके से इशिका को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर धीरे से खुद भी बेड पर चढ़ा और उसके सीने से आंचल को हटा दिया। इशिका शर्म से पलट गई और आरब उसकी खुली हुई पीठ और कमर को हसरतों से देखते हुए उन पर झुकने लगा। तू ही मेरी आवारगी, तू ही मेरी दुआ हर शाम की, तू ही खामखा, तू ही लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी, तू ही वह फक्र है जिनको एहसासों ने मेरे पास लाया। जल्दी ही अरब इशिका के ऊपर आ गया और अब अरब अपनी मनमानी में लगा हुआ था, जिसमें इशिका उसका भरपूर साथ दे रही थी। आज होठों पर तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। दिल्ली में रितु का बयान हो चुका था और उसके बयान पर पुलिस ने समीर बत्रा पर अन्य कई चार्ज लगा दिए। ड्रग्स स्मगलिंग का चार्ज तो उस पर पहले ही लगा हुआ था। उसके अलावा मानव तस्करी, धोखेबाजी और जिस्म फरोशी का धंधा का भी चार्ज लग चुका था। रितु के बयान पर उसके भाई और भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन दोनों को पता चला कि रितु ने उनके खिलाफ बयान दिया है तो उसकी भाभी उसे कोसती रहीं, गालियां देती रहीं, मगर पुलिस वालों के थप्पड़ के आगे चुप हो गईं। एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मारते हुए फटकार लगाई कि शर्म नाम की चीज उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सगी ननद को भेज दिया, ऊपर से गालियां भी बक रही है। अगर ज्यादा छू चपड़ यहाँ की तो ऐसे केस में अंदर डालूंगा कि पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगी। पुलिस वालों की बातें सुनते ही जिग्नेश और उसकी बीवी ने तुरंत रितु के पैर पकड़ लिए और रो धोकर उससे माफी मांगने लगे। कहने लगे कि उनसे गलती हो गई, मगर रितु ने अपना मुंह घुमा लिया। वह उन लोगों से अब कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह लालच में फंस गए थे या समीर बत्रा ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। रितु ने वह समय भी देखा था जब वह अपने माँ बाप के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी। तब उसके भाई और भाभी ने कैसा सलूक किया था उसके साथ, इसलिए वह उन्हें माफ करके एक और मौका नहीं देना चाहती थी। और उसके इस तरह मुंह फेरते ही पुलिस वालों ने फिर से जिग्नेश को फटकार लगाई कि वह कितना बेशरम आदमी है। अपनी सगी बहन को बेचते समय शर्म नहीं आई और अब सजा से बचने के लिए वह उसके पैरों में भी गिर पड़ता है। वह दोनों रोते रहे मगर रितु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि उनके इस तरह नाटक करने से पुलिस गुस्सा हो गई और उसे डंडे से पीटने की धमकी दी। और पुलिस वालों की धमकी सुनकर उसकी भाभी बिल्कुल चुप हो गई। न सिर्फ चुप हो गई बल्कि चुपचाप अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। जिग्नेश ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। रितु और जिग्नेश के बयान पर डेविड को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मगर फिर उसे लंदन पुलिस के हवाले कर दिया गया क्योंकि वह यहाँ का नागरिक नहीं था। पुलिस के अनुसार समीर बत्रा अब एक लंबी यात्रा जेल के अंदर जाने वाला था। फिलहाल उसके बाहर आने का कोई चांस नहीं था, इसलिए अब रितु बिल्कुल बेफिक्र हो गई और कुछ दिनों में आदित्य और रितु अपने घर वापस चले गए। मगर इन चंद दिनों में ही रितु ने पूरे ओबराय परिवार का दिल जीत लिया था और ओबराय परिवार से भी रितु को भरपूर प्यार और सम्मान मिला था। और जाते समय रितु के साथ घर के सारे लोगों की आंखें नम थी, मगर फिर इस वादे के साथ कि वह लोग बराबर मिलते रहेंगे, रितु और आदित्य ने विदा ली। और अब उसके जाने के बाद रोहित को सच में एहसास हो रहा था कि रितु के दूर होने पर एक कमी सी खलती है। कल जब अनंत के समझाने पर भी ये दिल की बातें समझ में नहीं आ रही थी, आज रितु से दूरी ने उसके दिल में जब हलचल पैदा कर दी तो खुद पर खुद समझ में आ गया कि वह उससे प्यार करने लगा है। कुछ दिन ही रितु उनके साथ उनके घर में रही तो जैसे रोहित को उसकी आदत सी हो गई थी हर वक्त अपने आसपास देखने की। और अब जब वह यहाँ नहीं है तो रोहित को जल्दीबाजी मची थी ऑफिस जाने की, ताकि जल्द से जल्द वह ऑफिस पहुंच सके और उसकी मुलाकात रितु से हो जाए। इस चक्कर में वह घर में
जल्दी जल्दी मचाया था। तो उसकी मम्मी मृणाल ने उसे झिड़क दिया, आज इतनी जल्दी तुझे किस बात की है? ऑफिस तो हर रोज 10 बजे ही जाना रहता है, मगर आज अभी 8:30 बजे भी नहीं है और तुझे ऑफिस जाना है। ऐसा भी क्या है ऑफिस में रितु? रोहित तो मन ही मन बड़बड़ाया, मगर अपने कमरे से आता हुआ आनंद जोर से बोल दिया तो सभी उसकी तरफ देखने लगे और रोहित अपनी आंखें बंद कर ली। क्या मतलब? मृणाल चाची अपनी बहुओं को सिकोड़ कर पूछी। तो तभी अनन्या किचन से आते हुए बोली, चाची जी आपकी दोनों जिठानियां बहू वाली बन गई हैं। आप कब अपनी बहू लाएंगी ताकि आपका रुतबा भी उनके बराबर हो जाए? मेरी बहू लाने से रोहित के ऑफिस जाने का क्या कनेक्शन है? इससे पहले कि अनंत या अनन्या कुछ और बोलते, रोहित बिना नाश्ता किए हुए उठा और फौरन वहां से निकल गया। उसे इस तरह जाते देखकर अनंत और अनन्या दोनों हंस देते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी असमंजस से देख रहे थे दोनों को। तभी आदर्श भी अपने कमरे से आया और तभी मृणाल चाची उन दोनों को घूरते हुए बोली, साफ साफ बताओगे क्या बात है? क्या बात है? आदर्श ने भी वहां कदम रखते हुए पूछा। तो तब तक घर के सारे लोग वहां आ चुके थे और तब मृणाल चाची ने सबको बता दिया कि रोहित कैसे ऑफिस जाने की जल्दी मचा रहा था और उसके जल्दी जाने पर इन लोगों ने बहू की बात छेड़ दी और वह बेचारा बिना नाश्ता किए ही चला गया। उसकी इस बात पर आदर्श भी हंस दिया। तुम सब मुझे बताओ कि क्या खिचड़ी पक रही है तुम सबके मन में? चाची जी, आपको रितु कैसी लगती है? आदर्श ने पूछा तो एक बार सब फिर उसी का मुंह देखने लगे। मतलब क्या है तुम सबका? मतलब सिर्फ इतना है चाची कि आपका लाडला बड़ा हो गया है और वह रितु को पसंद करने लगा है। अब आप भी अपना फर्ज निभाइए और उसे दूल्हा बना दीजिए। अनंत ने जब ये कहा तो घर के सारे बड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़े पापा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोले, इस घर के सारे बच्चे कभी हमें मौका ही नहीं देते कि हम उनके लिए कुछ करें। कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उनके ऐसा कहने पर सभी चुप लगा दिए और ऐसी खामोशी देखकर बड़े पापा बोले, अब आप सब भी नाश्ता कर लो। बिना नाश्ता किए तो आदित्य के घर नहीं जाएंगे ना उससे रितु के बारे में बात करने। इसका मतलब है कि आपको मंजूर है भाई साहब रितु के साथ रिश्ता? आनंद के पापा राघव जी बोले तो बड़े पापा बोले कि और कोई ऑप्शन है क्या? पता चला कि उसके साथ भी सख्ती किया तो वह भी अमेरिका भाग जाएगा 5 सालों के लिए। उन्होंने अनंत की तरफ देखकर कहा तो सबकी निगाहें अनंत की तरफ उठ गईं और सबको इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर अनंत बेचारा हड़बड़ा गया। सॉरी, इतना कह जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, मेरा नाश्ता ले आइए। और उसकी इस घबराहट को देखकर हर कोई हंस दिया, मगर अनंत अभी भी नर्वस था। उसने अतीत में जो कुछ भी किया वो समय उसके हिसाब से वह सही था, मगर आज के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी खुशी के लिए बहुत सारे अपनों का दिल दुखा दिया था। बेशक सबने उसे माफ कर दिया, अनन्या भी उसे मिल गई, मगर उसके किए की कसक हर दिल में कहीं ना कहीं बाकी थी। वह 5 साल सिर्फ उसने ही अकेले नहीं गुजारे थे, बल्कि उसके गम में उसका पूरा परिवार भी दुखी था और उन सभी के दुखों का एकमात्र कारण अनंत ही था। वह अपने इन्हीं विचारों में धीरे धीरे प्लेट में चम्मच को घुमा रहा था। जब अनन्या ने उसे इस तरह देखा तो वह अनंत के मन में घुमड़ रहे विचारों को समझ पा रही थी। उसे भी इस बात का दुख था कि अनंत ने अपने पूरे परिवार का दिल दुखाया था सिर्फ उसके लिए। उसने धीरे से अनंत के कंधे पर हाथ रखा और उसे आंखों से ही इशारा किया कि वह शांत हो जाए। अनन्या के इस तरह कंधे पर हाथ रखने से अनंत को बड़ा संबल मिला कि कम से कम अनन्या तो उसे समझती है। वह धीरे से मुस्कुरा देता है। अब डाइनिंग टेबल पर ही रितु के बारे में विचार विमर्श होने लगा कि जब इस रिश्ते को मंजूर करना ही है तो फिर देर करने से क्या फायदा। और वैसे भी कुछ दिन ओबराय निवास में रहने के बाद हर कोई रितु के बारे में जान चुका था। अब रितु में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई जिससे उन्हें ऐतराज हो। सबकी रजामंदी के बाद तय हुआ कि आज ही इस बारे में बात करने चलेंगे। इधर रोहित बेचारा सबसे बचकर जिसके लिए आज कुछ जल्दी ऑफिस आया था, वह आज ऑफिस ही नहीं आई। सारा दिन रोहित बेचैनी से इधर उधर डोलता रहा। कई बार वह अपने कुलीग से रितु के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उससे ना में ही जवाब मिला। एक दो बार तो उसने फोन भी मिला दिया रितु को, मगर उसने फोन काट दिया। रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर तो वह जा नहीं सकता था क्योंकि सुबह जो रायता अनंत और अनन्या ने घर में फैलाया था उसका सामना करने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी।
और दूसरा सुबह से ही दिल रितु को देखने के लिए बेचैन था। और आखिर में जब बेचारे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रितु से मिलने की बेचैनी में गाड़ी की चाबी उठाया और उसके घर चल दिया। इधर नाश्ते के बाद पूरा का पूरा ओबराय परिवार ही उठकर आदित्य के घर चलने के लिए राजी हो गया। एक तो रितु एक अच्छी लड़की थी, ऊपर से रोहित को भी पसंद आ गई, तो सबने इसमें देर करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी अनन्या और अनंत की शादी को 3 साल से ऊपर हो चुके थे और घर में भी दोबारा शहनाई बजने का भी मौका होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने रोहित को खबर किए बिना उसे ही सरप्राइज देने के लिए चले गए। आदित्य ने जब अचानक से पूरे के पूरे ओबराय परिवार को अपने फ्लैट पर देखा तो वह चौंक गया। सर, आप सभी यहाँ? क्यों भाई, तुम तो हमें ऐसे देख रहे हो जैसे हम इंसान ना होकर कोई एलियन है जो गलती से तुम्हारे घर आ गए हैं। और अब तुम सोच रहे हो कि तुम हमें बाहर से ही कैसे भेज दो। यही बात है ना? बड़े पापा ने जब आदित्य से इस तरह कहा तो बेचारा नर्वस आदित्य के मुंह से निकल गया, हाँ। और उसके इस जवाब पर सब उसका मुंह देखने लगे तो उसे समझ में आया कि उसने क्या बोल दिया। फिर वह जल्दी से अपनी मुंडी हिलाते बोला, नहीं नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज आप लोग अंदर आइए ना। आदित्य ने जब कहा तो सभी उसकी हड़बड़ी पर हंसते हुए अंदर आने लगे। उन्हें बैठने के लिए कहकर आदित्य रितु को आवाज देता है, रितु देखो कौन आया है। रितु जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, उन सभी को वहां देखकर एक पल के लिए वह भी चौंक गई, मगर फिर जल्दी से आकर सभी को नमस्ते कहा और आश्चर्य से आदित्य को देखने लगी। तो आदित्य फिलहाल उसको बोलता है कि घर आए मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता पानी ले आओ। जी भैया कहकर रितु किचन में जाने लगी तो बड़े पापा तुरंत बोले, आदित्य बेटा, ये सब फॉर्मेलिटी रहने दो। वैसे भी हम अपने घर से अभी अभी नाश्ता करके ही निकले हैं। आदित्य, तुम सोच रहे होगे कि इतनी सुबह सुबह हम तुम्हारे पास कैसे? तो एक तो हम रितु से मिलने चले आए और दूसरी तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बड़े पापा के कहने पर रितु और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। सब ठीक तो है ना सर? आदित्य संकित भाव में बोला, ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप सभी। आदित्य कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी आदर्श बोला, अरे आदित्य, इतना घबराओ मत। हम तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आए हैं यहाँ पर, और ना ही तुम पर किसी तरह का इल्जाम लगाने आए हैं। असल में हम रितु के बारे में बात करने आए हैं बेटा। तभी राघव जी बोले। एक बार फिर दोनों भाई बहन की नजर आपस में मिली तो फिर नीलम भाभी रितु को अपने पास बैठाते हुए बोली, इस तरह खड़ी क्यों हो? आओ हमारे साथ बैठो। सबकी बातें सुनकर रितु को भी डर लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार सुबह सुबह यहाँ आकर उनसे बात करने वाला है। आदित्य भी बिल्कुल यही सोच रहा था। उन दोनों के ही चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। देखिए सर, अगर रितु से कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। आदित्य तुरंत अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, वैसे तो वह बहुत समझदार है, मगर अनजाने में उससे कोई गलती हुई हो तो? गलती तो उससे हुई है, बड़े पापा अपने खास रफ्तार आवाज में बोले, और ऐसी वैसी गलती नहीं हुई है जिसके लिए हम उसे माफ़ कर दें। अब तो उन दोनों की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। आदित्य खामोश हो गया तो रितु तुरंत बोली, मैंने क्या कर दिया है? और उसके सवाल पर सभी मुस्कुरा देते हैं। रितु को उनका बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है। आदित्य भी कंफ्यूज था, मगर रितु फिर हिम्मत करके बोली, देखिए, मुझे सच्ची नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा ना, तुमने जो गलती की है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब तो रितु का चेहरा बिल्कुल रोने की तरह हो गया था। और तुम्हारी गलती की सज़ा के लिए हम तुम्हें अपने ऑफिस से निकालते हैं। यह सुनकर तो रितु की आंखों में आंसू ही आ गए, मगर वह कुछ नहीं बोली। तभी बड़ी माँ आगे बढ़ी और रितु के आंसू पोंछते हुए बोली, बस भी कीजिए बच्ची को डराना। बेटा, हम तुम्हें ऑफिस की जॉब से निकाल कर अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रितु का मुंह खुला का खुला रह गया और वह आंखें फाड़े बड़ी माँ को देखती रही। तो नीलम भाभी और अनन्या हंसते हुए बोली, अब तुम्हें रोहित की सेक्रेटरी की जॉब से निकालकर उसकी बीवी बनने की जॉब देने आए हैं हम सब तुम्हें। बोलो, बिना किसी तनख्वाह के 24 घंटे की ड्यूटी निभाओगी हमारे घर में? रितु को भी कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। कभी वह सबको देखती तो कभी आदित्य को देखने लगती, और आदित्य वह भी चौंका हुआ सा बोला, ये आप क्या कह रहे हैं सर?
वही जो तुमने सुना आदित्य, हम तुम्हारी बहन को रोहित के लिए मांगना चाहते हैं। तुम कहो, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? वह रितु की तरफ देखता है तो वह अभी भी शौक थी। आदित्य ओबराय परिवार को अच्छी तरह से जानता था। अगर वह खुद से भी ढूंढने जाता तो ओबराय परिवार से ज्यादा अच्छा रिश्ता रितु के लिए मैं नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए वह सबकी तरफ देखता हुआ कृतज्ञ भाव से बोला, ये मेरा और मेरी बहन का सौभाग्य होगा कि हम आपके परिवार से जुड़े। फिर वह रितु की तरफ देखते हुए बोला, जाओ रितु और सबका मुंह मीठा करने के लिए कुछ ले आओ। रितु तो वैसे भी इस समय यहाँ से जाने का मौका ढूंढ रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। रितु के जाते ही आदित्य फिर से उनकी तरफ देखते हुए बोला, देखिए सर, मैं आपकी बातों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का जमाना कैसा है। आप एक बार रोहित सर से भी पूछ लीजिए कि क्या उन्हें रितु पसंद है। मैं नहीं चाहता कि बाद में किसी तरह की कोई गलतफहमी हो। रितु जो किचन के दरवाजे पर पहुंची थी, आदित्य की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह भी जानना चाहती थी कि इन समय रोहित की क्या मर्जी है। उसके सवाल पर पूरा का पूरा परिवार मुस्कुरा दिया। आदित्य एक बार फिर असमंजस में पड़ गया तो मृणाल तुरंत बोली, उसी के मन की बात जानकर तो हम यहाँ पर आए हैं। और यह सुनकर जहाँ आदित्य के मन में संतोष के भाव आए, वही रितु फिर से आश्चर्यचकित रह गई थी। क्या सच में रोहित सर उसे पसंद करते हैं? क्योंकि अभी तक तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं हुआ था। थोड़ी देर में रितु सबके लिए मिठाइयाँ लेकर आ गई और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब जो हो रहा है उस पर वह कैसे रिएक्ट करे। सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, रिश्ता पक्का होने की खुशी में। तभी डोरबेल बजी। इस पर आदित्य और ऋतु के साथ और सभी भी चौंक गए कि अब कौन आ गया। आदित्य उठने को हुआ, मैं देखता हूँ कौन आया है। तभी ऋतु बोली, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वह बिना जवाब की प्रतीक्षा किए दरवाजा खोलने चली गई। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें एक बार फिर आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसके लिए बस झटकों का ही दिन है। एक के बाद एक उसे लगातार झटके मिल रहे थे। बस सामने खड़े रोहित को इस तरह से देख रही थी जैसे इस दुनिया का कोई विलुप्त प्राणी अचानक ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो और जिसके होने पर उसे संदेह हो रहा हो। जबकि रोहित उसे इस तरह देखा तो पहले से ही गुस्से में खड़ा रोहित और भी गुस्से से बोला, ऑफिस क्यों नहीं आई? अब क्या मुझे तुम्हें बुलाने के लिए घर पर आना होगा? रितु तो उसकी आवाज़ सुनकर सौंधी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। अंदर उसके घर वाले शादी की बात करने के लिए बैठे हैं और ये बाहर चिल्ला रहा है कि ऑफिस क्यों नहीं आई। तभी अंदर बैठे सभी लोगों ने रोहित की तेज आवाज़ सुनी और वहां भी सबके सब चौंक गए कि रोहित इस वक्त यहाँ क्या करने आया है। अब हटोगी भी रास्ते से? रोहित अंदर आने के लिए रितु का हाथ हटाते हुए बोला, और फौरन 10 मिनट में जाकर तैयार हो जाओ और चलो ऑफिस में। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कहकर रोहित सीधे अंदर हॉल में चला आया जहाँ सभी बैठे थे। रितु से रोकना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसके परिवार वाले यहाँ पर आए हैं, मगर फिर सोची कि उसकी फैमिली तो कह रही थी कि उसकी मर्जी जानकर ही यहाँ पर आए हैं। फिर यह रोहित इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? वह अपने ही ख्यालों में ही गुम थी। तब तक रोहित अंदर आया और वहां सामने बैठे अपने पूरे परिवार को देखा तो वह ऐसे जाम हो गया जैसे पत्थर की मूरत बना हो। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, क्योंकि सामने बैठे सारे उसके घर वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी पीछे से ऋतु भी आई। उसकी तो स्थिति ही अजीब सी हो गई थी। ना उससे हंसते बन रहा था और ना ही रोते। रोहित ने एक शिकायती नजर ऋतु पर डाली, जैसे आंखों से ही कह रहा हो कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ मेरी पूरी फैमिली है। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह भी इस समय? अपना ऑफिस छोड़कर? बड़े पापा ने एक बार फिर कमान अपने हाथों में ली तो रोहित सिटपिटा गया और वह जल्दी से बोला, वह बड़े पापा, ऑफिस में आज कोई मीटिंग नहीं थी और वह फाइल मिल गई थी, इसलिए मैं ऑफिस में रितु को लेने आया। रोहित जब इतना हड़बड़ाकर बोला तो सबके सब मुंह दबाकर हंस पड़े, मगर रोहित चुपचाप इस तरह से खड़ा था जैसे उसने स्कूल में टीचर के सामने सभी सवालों के सही जवाब दिए हों। हाँ, तो तुम्हारे ऑफिस में आज कोई मीटिंग नहीं थी और तुम्हें फाइल भी मिल गई, लेकिन अब वो फाइल कहाँ रखनी है ये पता सिर्फ ऋतु को ही होता है। हाँ, रोहित ने कहा। और जब रोहित को उसके घर वालों ने इस तरह से देखा
तो सभी जोर से एक साथ हंस पड़े। मगर रोहित अभी भी इतना घबराया हुआ था अपने घर वालों को देखकर कि उसे खुद अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। जबकि अब रितु भी उसके सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बरखुरदार रितु अब वापस नहीं जाएगी। रोहित के पापा ने कहा तो वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों वापिस क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमने उसे जॉब से निकाल दिया है। क्या? रोहित शौक से बोला। उसके बिना मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा से क्या मतलब है? काम करोगे तुम। और रही बात सेक्रेटरी की, तो तुम्हारे लिए दूसरी सेक्रेटरी ला दी जाएगी। नहीं डैड, रितु ही बेस्ट है। रोहित विरोध किया, मगर अब ये तो नहीं हो सकता है। हम लोग तो रितु को इस जॉब से निकाल चुके हैं। अरे मगर उसकी गलती क्या है? रोहित को अपने परिवार वालों से खींच हो रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वह आज रितु को प्रपोज करेगा, और कहाँ उसके घर वालों ने उसे जॉब से भी निकाल दिया। ये गलती क्या कम है कि वह घर पर बैठी है और तुम उसे लेने के लिए उससे घर आ रहे हो। क्या हम ओबराय के लिए बस यही काम बाकी रह गया है कि हम अपनी सेक्रेटरी को बुलाने के लिए उनके घर के चक्कर लगाते रहें? राघव ओबराय ने भी भरपूर अभिनय करते हुए कहा। तो रोहित मिमियाने लगा, ऐसी बात नहीं है बड़े पापा, वो बस आज ही ऋतु नहीं आई थी तो मैं देखने चला आया था कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। कुछ भी हो, लेकिन अब वो जॉब पर नहीं जाएगी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तभी आदर्श उसके सामने मिठाई लेकर आते हुए बोला, इन सब बातों को छोड़ और मुंह मीठा कर। आदर्श की इस हरकत पर रोहित उसकी तरफ देखते हुए बोला, और ये मिठाई किस खुशी में है भैया? ऋतु के जॉब से निकलने की। आदर्श ने भी शांति से जवाब दिया, भैया आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ऋतु की गलती क्या है? गलती उसकी नहीं तेरी है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। इसलिए अब हमने रितु को ऑफिस की जॉब से छुट्टी दे दी है। आखिर तेरी सेक्रेटरी की जॉब से रिजाइन करेगी तभी तो तेरी बीवी के पद पर ज्वाइन करेगी। और कहते हुए आदर्श ने मिठाई अपने हाथों से रोहित के मुंह में डाल दी। और रोहित जैसे ही मिठाई खाने लगा, उसे अचानक से सूझा कि आदर्श ने क्या कहा। वह तिरछी नजरों से आदर्श को देखते हुए बोला, क्या कहा आपने भैया? यही कि वह तेरी सेक्रेटरी के पद से रिजाइन करेगी तभी तो तेरी बीवी के पद को ज्वाइन करेगी। आदर्श हंसते हुए बोला। तो रोहित बारी बारी से सबको देखने लगा। सबने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। उसके बाद उसने ऋतु की तरफ देखा तो वह भी सर झुकाए खड़ी थी। ये आप लोगों ने क्या किया? अचानक रोहित गुस्से से बोला। तो उसके गुस्से को देखते हुए सब चौंक गए। क्यों, तुझे ऋतु पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, हम अभी शादी को कैंसिल कर देते हैं। अनंत आगे बढ़कर बोला तो रोहित गुस्से से बोला, भैया आप लोगों को इतनी जल्दी किस बात की थी? अरे अभी तो मैंने ऋतु को प्रपोज भी नहीं किया और आप सभी डायरेक्ट शादी के लिए यहाँ आ गए। आपने तो मेरी पूरी लव स्टोरी को ही कबाड़ा कर दिया। अभी सही करती हूँ मैं तेरी लव स्टोरी। इतना कहकर मृणाल रोहित की तरफ बढ़ी ताकि उसे मार सकें। इतने में रोहित उनसे बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, मगर भागते भागते रितु का हाथ पकड़ लिया और वहां से वह दोनों ही फरार हो गए। अरे अरे, रितु को कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी आपको जो भी बातें करनी है आदित्य भाई से कर लीजिए, इसमें रितु का क्या काम है? मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। रोहित भागते हुए ही चिल्लाया। उसकी इस हरकत पर घर में सभी हंस दिए। थोड़ी देर में बाहर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। ये आजकल के बच्चे भी ना, कहकर सभी हंस पड़े। एक पल के लिए तो रितु को कुछ समझ में नहीं आया कि वह उसके साथ हुआ क्या, मगर अगले ही पल जब समझ आया तब तक गाड़ी स्टार्ट हुई और वह रोहित के साथ वहां से चलती बनी। सब कुछ समझने के बाद वह हड़बड़ा गई। ये सब क्या है सर? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? रितु को इस तरह से परेशान होते हुए देख उसे अच्छा लगा। सब क्या सोच रहे होंगे घर में हमारे बारे में? आपने हमें ऐसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कुछ नहीं हुआ। अगर इतना सोचोगी तो जिंदगी कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगी। मगर इस तरह से आना। रोहित रितु का हाथ पकड़ लेता है और यह देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है। रोहित के हाथों से ना तो वह अपने हाथों को छुड़ा रही थी और ना ही उसका यूं हाथ पकड़ना उसे अच्छा लग रहा था। वह बस एकटक अपने हाथों की तरफ देख रही थी। और आखिर में जब रोहित ने नहीं छोड़ा तो धीरे से बोली, सर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। एक शर्त पर। रोहित रितु की तरफ देखते हुए बोला। तो रितु भी आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, कैसी शर्त? पहले तो ये प्लीज सर सर कहना छोड़ दो। क्यों? अभी भी क्यों का जवाब चाहिए तुम्हें?
अरे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी, और सबसे बड़ी बात, तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं रही। तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया, और अब से मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, इसलिए मुझे सर भी नहीं कहोगी। मगर सर, तभी रोहित ने उसे घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने से फिर वह कुछ नहीं बोली और खामोश हो गई। रोहित लगातार गाड़ी भगाए जा रहा था। सर, हम जा कहाँ रहे हैं? सबसे पहले तो सर नहीं, तो मैं आपको क्या बोलूं? रितु खींचकर बोली। उसकी बात पर रोहित ने सबसे पहले उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, क्यों, मेरे पास नाम नहीं है क्या? हाँ, अगर पसंद नहीं है तो रोहित की जगह तुम बेबी, बाबू, सोना, जानू या फिर और भी कोई निकनेम देना चाहती हो तो दे सकती हो। और उसकी बातें सुनकर रितु आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसके इस तरह देखने पर रोहित मुस्कुरा दिया, तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी हरकतों को देखकर रोहित हंस पड़ा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? रितु से जब इस तरह का बेफालतू सड़क पर चलते रहना मंजूर नहीं हुआ तो उकताकर बोली, जहाँ कोई आता जाता नहीं। मतलब? यार, इतना तो पहले मेरे साथ कहीं आने जाने में नहीं डर रही थी जितना इस समय डर रही हो, जबकि हमारी शादी भी तय हो गई है। रितु एक बार फिर खामोश हो गई। इन सब के दौरान भी रोहित ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इत्मीनान रखो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। जिस तरह से लेकर जा रहा हूँ उसी तरह तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ भी दूंगा। जब रोहित ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा तो एक बार फिर रितु शर्मा गई। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक पार्क में खड़े थे। आसपास ढेर सारे गुलाब के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। रोहित रितु के पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, वैसे तो तुमसे ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी रितु, लेकिन क्या करूं, तब मैं खुद ही अपनी फीलिंग से अनजान था। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, तो यह बात मुझसे पहले मेरे घर वाले जान गए। अब मेरे कुछ भी कहने से पहले ही तुम्हारे घर शादी का प्रपोज लेकर चले गए। जानता हूँ अचानक से ये सब होना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है रितु कि तुम उनकी बात मानो ही। मेरे लिए मेरे घर वाले की मर्जी या मेरी मर्जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी मर्जी है। इसलिए मैं आज तुमसे इस वक्त अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। रितु, कल जब तुम वापस अपने घर गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। चंद दिनों में ही ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। एक दिन की जुदाई में ही मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रितु उसे अपलक देखती रही। इस समय रोहित का वह एक अलग ही रूप देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब तक उसने जिस रोहित को देखा था, इसका एक रूप ऐसा भी हो सकता है। तभी रोहित ने वहीं से एक खूबसूरत लाल गुलाब का फूल तोड़ा और एक घुटने के बल बैठते हुए उसने फूल को रितु की तरफ आगे बढ़ाया और बोला, आई लव यू रितु। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी के आने वाले तमाम दिन और तमाम रातें सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करके मेरे जीवन के सफर में हमसफर बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।